हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपको पढ़ना होता है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसी में आधुनिक काल हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्यकाल, माफ़ कीजिएगा, मध्यकाल नहीं, आदिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, ये तमाम चीज़ों को पढ़ लिया था। अब आधुनिक काल की विशेषताओं को देखेंगे, इसमें कौन कौन से जो प्रवृत्तियाँ उभर के आई उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को देखिए आप। पहले आधुनिक काल को जब समझेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उसको देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आधुनिक काल का जो समय है ना बच्चों, वो 1857 के बाद भी माना जाता है। कुछ कुछ किताबों में 1857 के बाद, 1850 के बाद, कहीं 1900 के आसपास माना जाता है। ठीक है, यहीं से माना जाता है। और ये जो आधुनिक काल है ना, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसकी विशेषता क्या है, यानी कि ये किस परिस्थिति में लिखी गई, इस चीज़ को अब समझ लीजिए। हम बता रहे हैं, देखिए, अंग्रेज़ों का शासन था 1857 के समय। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ भारत में शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ भारत में शासन कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे शोषण कर रहे थे। यानी शासन नहीं कर रहे थे, शासन के साथ वो शोषण भी कर रहे थे भारतीयों का। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी काव्य धारा, यानी कि हिंदी साहित्य में एक ऐसी विचारधारा का उद्भव हुआ, यानी विकास हुआ, जिसको आधुनिक कालीन साहित्य बोला जाता है। और इसी का विकास जो है आज तक देखा जाता है। आज भी जो भी साहित्य लिखे जाते हैं ना, वो आधुनिक कालीन साहित्य में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इस समय जो स्थिति थी भारत में, अंग्रेज द्वारा भारत का शोषण किया जाता था, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इस काल के लिखी गई सभी कृतियों में या रचनाओं में देखने को मिलती है। उसकी सामाजिक स्थिति भारत की बहुत दयनीय थी। इस समय भी दास प्रथा जैसी व्यवस्थाएं थी जो चल रही थी, और रूढ़ियाँ भी थी समाज में, कई एक तरह की प्राचीन रूढ़ियाँ प्रचलन में थी। उसके बाद देखिए, छुआछूत जैसी भी, मतलब अन्य जो कुरीतियाँ हैं, वो समाज में व्याप्त थी। इसी आधार पर और इन्हीं परिस्थितियों में ये जो है हिंदी काल का जो है आधुनिक काल, ये उभर रहा था और इसी में साहित्य लेखन का कार्य चल रहा था। तो ये तो परिस्थितियाँ थी जिसके बारे में हमने एक ओरली आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को। आधुनिक काल का, आधुनिक काल जो है, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है बच्चों, रीति काल के बाद मानी जाती है। यानी रीति काल जो है, आप जानते हैं, रीति काल जब खत्म होता है तो उसके बाद आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत 1850 से या 1900 ईस्वी संवत से माना जाता है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, यानी इस समय हिंदी साहित्य काफ़ी विकास पे था और इसका चरमोत्कर्ष भी इसको बोला जाता है। यह काल हिंदी साहित्य के दृष्टि से परिवर्तन का काल था, यानी कि इसमें कई एक चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या है, तो उसको भी आगे आगे देखिएगा। इस काल में आप देखिएगा, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के क्षेत्र में भी नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ है। जिस तरह आप देखिए, रीतिकाल है या फिर मध्यकाल है, या फिर आप देखिए कि अन्य जो काल थे उस समय क्या था, आदिकाल है, तो उस समय क्या क्या था। और अभी देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि आज के समय में, जहाँ रीतिकाल में आप देखिएगा कि मध्यकाल में भक्ति साहित्य लिखे गए, यानी भक्ति परक। उसके बाद देखिए आदिकाल में जो है, उसमें क्या लिखे गए, तो उसमें वीर गाथाएं लिखी गई। जो जिसको मतलब अपने यहाँ प्रश्रय देता था या आश्रय देता था कवि को, वही लिखते थे। वो कवि लोग क्या होता था, वो कविता लिखने के साथ साथ युद्ध भी लड़ते थे, युद्ध में भी भाग लेते थे, ये आदिकाल में। उसी तरह आप देखिए रीतिकाल में जितनी भी है, श्रृंगार परक चीज़ें लिखी गई, श्रृंगार में लिखी गई। लेकिन आधुनिक काल में आते आते क्या परिवर्तन हुआ कि इस समय जितनी भी चीज़ें लिखी गई, उसमें आप देखिएगा राष्ट्रीयता का भावना देखने को मिलता है। इस समय की जो भी चीज़ें लिखी गई, वो सामाजिक रूढ़ियों पर लिखी गई, और इसमें व्यंग्य के आधार पर चीज़ों को लिखा गया और व्यंग्य कसा गया कि अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे शासन कर रहे हैं और हमारा कैसे शोषण कर रहे हैं। इन चीज़ों पर भी विशेष बल दिया गया। कब? आधुनिक काल में। अब देख लीजिए, आधुनिक काल का काल वर्गीकरण जो किया जाता है, तो अब उसको देखिए, काल वर्गीकरण इसको बोलते हैं, या वर्गीकरण भी, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला होता है भारत हिंदू युग, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक चलता है। फिर दूसरा इसका वर्गीकरण होता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक चलता है। फिर छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, और प्रयोगवाद एवं नई कविताओं का दौर, यानी कि आधुनिक जो अभी तक का ये दौर है, उसमें देखिएगा 1943 से अब तक का दौर जो होता है, उसको प्रयोगवादी दौर बोला जाता है, यानी प्रयोगवादी युग बोला जाता है। तो ये
आधुनिक हिंदी साहित्य का जो विभाजन है इसी तरह हुआ है। यही डायग्राम मैप आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब चलिए अगली चीज़ों को देखते हैं। अब भारतेंदु युग, भारतेंदु युग आखिर इसको क्यों बोला गया? अब मान लीजिए कि गांधी युग, गांधी युग क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो गांधी का समय था, उसमें गांधी जी राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय थे। ठीक वैसे ही भारतेंदु युग में जो होता है ना, जितने भी कविताएं लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव में आकर ही लिखा गया। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो भी कविताएं जिस तरह लिखी जाती थी ना, उसी तरह अन्य कवियों ने, इस काल के जितने भी कवि हुए, उन्होंने भी उसी तरह रचनाओं को लिखने का कार्य किया। अब देखते हैं भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। यानी कि आपको बोलेगा आधुनिक हिंदी साहित्य का शुरुआत किस युग में हुआ, तो भारतेंदु युग में हुआ। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। यह युग नव जागरण का युग कहा जाता है। इस समय नई सामाजिक चेतना उभर कर सामने आई, यानी कि समाज में नई चेतनाओं का उभार हुआ। यानी देखिए, जो हम आपको बताएं हिंदी साहित्य जो है इतने भाग में बट के पढ़ना होता है ये आधुनिक हिंदी साहित्य को, तो उसी में पहला है भारतेंदु युग, वही हम बता रहे हैं। तो वहीं पे आप देखिएगा कई एक सामाजिक चेतनाओं का उभार हुआ। इस युग में जो है देशभक्ति और राजभक्ति के तात्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग, यानी कि इस समय जो है जितनी भी भारतेंदु युग में जितनी भी रचनाएं की गई उसमें देशभक्ति और राजभक्ति की बातें की गई है। इससे पहले जो भी रचनाएं हुई उसमें देशभक्ति की बातें नहीं थी, राजभक्ति की बातें नहीं थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। देशभक्ति की शुरुआत आधुनिक काल से मानी जाती है और भारतेंदु युग को 1850 से 1900 ईस्वी तक के युग को समय को भारतेंदु युग बोला जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कविताओं में दिखने, यानी कि यहाँ की जो भी देशभक्ति परक जो गीतें लिखी गई वो भारतेंदु युग में लिखी गई। अब देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषता क्या है, तो उसको देख लेते, एक एक करके इसके विशेषता को देखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीयता की भावना इस युग की रचनाओं में देखने को मिलती है। यानी कि राष्ट्रीयता जो है, नेशनलिज्म, भारत में जो राष्ट्रीयता, अंग्रेजों के विरोध में जो स्वर उभर के आ रहे थे, वो इसी युग की रचनाओं में देखने को मिलता है। यानी कि भारतेंदु युग की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। इस युग की रचनाओं में सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है, यानी समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं, रूढ़ियाँ कैसी है, लोग छुआछूत को कैसे मानते हैं, अंधविश्वास को कैसे मानते हैं, इस चीज़ का भी चर्चा इस युग के कविताओं में यानी ग्रंथों में किया गया है। और उसके बाद इस बात का भी देखिएगा कि इन जो रूढ़ियाँ हैं या अंधविश्वास हैं समाज में, इनका भी खुलकर इन लोगों ने विरोध किया। कौन? भारतेंदु युग के रचनाकारों ने। अब देखते हैं अगला जो इसका फीचर है, यानी कि इसकी विशेषता है, इस युग के कवियों के द्वारा हास्य व्यंग शैली में अंग्रेजी शासन का व्यंग कसा गया। यानी कि इस युग के जितने भी कवि हुए भारतेंदु युग के, उन्होंने हास्य व्यंग रूप में कविताओं के माध्यम से अंग्रेज़ों का विरोध किया। यानी कि आप देखिएगा, आपको अंधेर नगरी जो है ये किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, नाटक है। तो इसमें आप देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंग्रेज़ों के ऊपर नाटक के माध्यम से, यानी कि एक नाटक काव्य के माध्यम से उसका विरोध करते हैं और बताते हैं कि अंग्रेज़ों के कारण हमारे देश की स्थिति कितनी मतलब हास्यास्पद है, इस चीज़ की चर्चा करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, इस युग में जितनी भी कविताएं लिखी गई या जितनी भी इसमें रचनाएं हुई हैं उसमें हास्यात्मक शैली का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, यानी हास्य रूप में इसको लिखा गया है। और उसके द्वारा अंग्रेज़ों के जो शासन यहाँ पे चल रहे थे, अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, उसका विरोध भी किया गया है। तो इतनी बातें ध्यान में रखना है, ये बहुत ही आसान चीज़ थी। इस युग की यानी भारतेंदु युग की कविताओं में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया और अंग्रेजी भाषा का भी विरोध किया गया। आप देखिएगा, अंग्रेज जब भारत आते हैं ना, तो अंग्रेज़ों का मुख्य मोटिव हो जाता है कि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए। चूँकि इस भाषा के प्रयोग के द्वारा वो चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा वर्ग को तैयार करे जो अंग्रेज़ों का समर्थक हो सके और अंग्रेज़ों का हर हमेशा समर्थन करे। इसीलिए वो अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते हैं और अंग्रेजी माध्यम में ही बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, समझे। और इसीलिए तो आप देखिएगा मतलब कई एक स्टेटमेंट इससे संबंधित भी है। इसीलिए इस विचारधारा वाले लोग, भारतेंदु युग के लोगों ने इसका विरोध किया, रचनाकारों ने इसका विरोध किया कि हम अंग्रेजी में शिक्षा नहीं लेंगे और अंग्रेजी हमारे यहाँ का भाषा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस युग के प्रमुख कवि और इस युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन है उसको देखिए। भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये बात तो आप ध्यान में रखिएगा। इसी कारण से इस युग का नाम भारतेंदु युग कहा गया। ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फिर देखिए प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, माफ़ कीजिएगा, प्रेम पुष्पावली, माफ़ कीजिए, प्रेम पुष्पावली। ठीक है। तो प्रेम यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, गलत या छूट गया होगा, प्रेम पुष्पावली। ठीक है। आपसे पूछेगा प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की। उसके बाद जगमोहन सिंह की है देवयानी
ये ध्यान में रखिए, अंबिका दत्त व्यास का है भारत धर्म। ठीक है, इतनी कविता और इतने जो रचनाकार हैं इसको याद रखिएगा, ये सभी हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकार। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग भारतेंदु युग के बाद देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा, यानी कि द्विवेदी युग क्यों कहा गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि यही इसके प्रथम प्रवर्तक थे। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस युग की कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इस युग के प्रवर्तक जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। और सरस्वती पत्रिका ये किसकी रचना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सरस्वती पत्रिका जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस काल में ब्रज भाषा के स्थान पर, इससे पहले जो देखे आप, जैसे आधुनिक युग में आप पहला जो देखे आपने अभी भारतेंदु युग देखा, तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं को देखिए, तो इस काल में देशभक्ति विषयक कविता लिखी गई। हम बोले भी आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देशभक्ति परक ज़्यादा कविताएं लिखी गई, काव्यात्मक ढंग से ज़्यादा कविताएं लिखी गई। तो ये जो आधुनिक काल का विशेषता है वही तो विशेषता इसका है। तो आपसे पूछेगा आधुनिक काल की क्या विशेषता है, तो सब बात लिख दीजिएगा जो आपको अभी हम बता रहे हैं। इसमें श्रृंगार रस इस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं है, इसमें काव्यात्मक रूप से ज़्यादा व्यंग कसा गया। इसी में आप देखिएगा देशपरक बातें लिखी गई, राष्ट्रीयता की भावना लिखी गई, समाज की स्थितियों के बारे में ज़्यादा लिखा गया, समाज में कैसी कैसी स्थितियां हैं उन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र किया गया था। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने उत्तर को लिखिएगा। द्विवेदी युग की विशेषताओं में पहला था देशभक्ति परक विषयक जो है कविताएं लिखी गई। दूसरी, इस युग की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक अंधविश्वास जो था और रूढ़ियों का विरोध किया गया, यानी कि वही चीज़ जो भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग में भी सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया गया, इसमें भी किया गया। इस काल की रचनाओं में वर्णन का प्रयोग किया गया, यानी कि प्रधानता दी गई है, यानी कोई भी चीज़ है तो उसका वर्णन विस्तृत रूप से किया गया, यानी छोटा मोटा रूप से नहीं, विस्तार से किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इस कालीन रचनाओं में मानव प्रेम, यानी कि मानव को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसी भावनाओं का विशेष रूप से देखने को मिलता है, यानी कि ये भावनाएं जो है लोगों में होनी चाहिए, इसका विशेष रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, इस कालीन रचनाओं में प्रकृति चित्रण का भी प्रयोग किया गया, यानी कि प्रकृति चित्रण की भी झलक देखने को मिलती है किस युग की रचनाओं में, तो ये है द्विवेदी युग की रचनाओं में। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन हुए या रचनाकार कौन कौन हुए और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो पहले हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी और जयद्रथवध और पंचवटी, ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद देखिए राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी है, स्वप्न है, पथिका है और मिलन है, ये राम नरेश त्रिपाठी की है। माखन लाल चतुर्वेदी की है समापन और युग चरण। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है काव्य मंजूषा और सुमन। अयोध्या सिंह एक और अन्य द्विवेदी युग के कवि थे। तो इतने कवि को याद रखिएगा कि किस युग के थे, तो इतना याद रहेंगे, अगर रह गया तो बात खत्म। ठीक है, अब आ जाइए छायावादी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आता है। तो इसका कालखंड जो है वो है 1918 से 1936 ईस्वी तक का काल जो है छायावादी युग के रूप में जाना जाता है। इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। कौन, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल थे, इसीलिए इसको शुक्ल युग भी बोला जाता है। इस युग का नाम भी रखा गया है शुक्ल युग, तो इन्हीं के नाम पे। ठीक है, तो छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ बोले जाते हैं। कौन कौन, आपसे बोलेगा छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन है, तो जयशंकर प्रसाद 1, सुमित्रानंदन पंत 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 और महादेवी वर्मा 4। फिर से सुनिए, जयशंकर प्रसाद 1, सुमित्रानंदन पंत 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 और महादेवी वर्मा 4। यही 4 लोगों को छायावादी युग के 4 स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं छायावादी युग के कुछ कवि और उनकी रचनाओं को। छायावादी युग के पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है उर्वशी और कामायनी। ये दोनों महत्वपूर्ण, उर्वशी और कामायनी ये दोनों याद कर लीजिए, बाकी नहीं याद रहे तो चलेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, माफ़ कीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, हाँ वही निराला का है। ठीक है, महादेवी वर्मा का है निहार, यामा और रश्मि। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का है गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा स्पीड होने की वजह से ये हुआ है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ये अंतिम कवि थे इसके, किसके, जो कि आपको अभी तुरंत बताए हैं हम, छायावादी युग। ठीक है, अब आ जाइए छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी काव्यधारा। इस काल का कालखंड 1936 से 1943। देखिए
छायावादी कालखंड कितना था, तो छायावादी का था 1918 से 1936। तो उसके बाद के काल को क्या बोला जाता है, यहाँ देखिए प्रगतिवादी काव्य धारा यानी प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। तो इसका कालखंड क्या है, 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रगतिवादी जो है भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रक्रिया है। छोड़ दीजिए, इतना याद नहीं हो तो छोड़िए, हटाइए। इसका कालखंड रखिए 1936 से 1943 तक, इतना याद रखिएगा। इस काव्य धारा की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज की को स्वाद उन्नति के अपेक्षा स्वानुभूति की प्रधानता देती है। तो इतनी बातें याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाइए प्रगतिवादी युग के अन्य चीज़ों को। अब देखिए इसकी विशेषता, यही चीज़ मेन है, आपसे विशेषता सबका पूछेगा, जिसका भी पूछेगा बता दीजिएगा, चूँकि आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य धारा किसानों और मजदूरों पर किए जा रहे पूंजीपति वर्गों के अत्याचार का विरोध करता है। देखिए थोड़ा स्पीड आज जरूर है, लेकिन इसका वजह भी यही है कि आपका एग्ज़ाम है, तो हमको जल्दी जल्दी सब चीज़ कराना है। तो आप थोड़ा क्या कीजिएगा कि एक बार 2 बार वीडियो जितना बार देखना हो देख लीजिए, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। इसका PDF टेलीग्राम पे अभी तुरंत भेज रहे हैं, तो वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। आ जाइए, प्रगतिवादी काव्य धारा किसानों मजदूरों पर किए जा रहे पूंजीपति वर्ग के अत्याचार का विरोध में अपना जो है मत व्यक्त करता है। दूसरी बात इसमें देखिएगा, प्रगतिवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो अपनी रचनाओं में आर्थिक और सामाजिक यानी कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक समानता पर बल देते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए ये नारी शोषण का विरोध करते हैं। कौन? प्रगतिवादी जो विचारधारा वाले लोग हैं, ये नारी शोषण का भी विरोध करते हैं, इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए अगली चीज़ों को देखते हैं। प्रगतिवादी जो है अगली विशेषता इनकी है के रचनाओं में हमें भावनाओं को व्यक्त करने हेतु प्रतीकों का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि ये अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का प्रयोग करते थे। प्रतीक का मतलब क्या होता है जानते हैं? कोई भी प्रतीक के रूप में कोई मूर्ति बना दिए, या फिर कोई देखिए चित्र बना दिए, तो ये सब कुछ हो गया। मान लीजिए ऐसे कुछ कर दिए, ऐसे मान लीजिए कोई बना दिया स्वास्तिक जैसा प्रतीक कुछ बना दिया, तो ये सब जो प्रतीक का यूज किए ना, ये कौन किए? प्रगतिवादी विचारधारा वाले लोगों ने, यानी कि लेखकों ने। तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। आप प्रगतिवादी विचारधारा के कौन कौन कवि हैं और उनकी रचनाओं को देखिए बहुत स्पीड कराए, लेकिन पूरा करा दिए हैं। मेन टॉपिक को उठा के रख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। नागार्जुन इसके पहले हैं, युग धारा और युगवाणी, ये दोनों इन्हीं की है। नागार्जुन की है युग धारा और युगवाणी। उसके बाद देखिए केदारनाथ अग्रवाल का है युग की गंगा, और त्रिलोचन का है धरती। उसके बाद रंगे राघव का है पंचाली। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है कुकुरमुत्ता। इतना तो याद रहिए जाएगा, इतना याद कर लीजिए कि कौन कौन कवि किससे संबंधित हैं। तो इतनी बातें अगर याद होगी तो आधुनिक काल की जो विचारधारा यानी कि लेखन की जो काव्य धारा थी वो ख़त्म हो जाती है। और इससे पहले के सारे चीज़ों को हम करा दिए थे, और हमें उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा आप बेहतर करके आइएगा। अगर मान लीजिए आधुनिक कालीन काव्य धारा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे, अगर आपसे नहीं बने, तो आपको जो याद है वही लिख के आइएगा, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। ये हमारी चेतावनी है कि कोई भी प्रश्न को छोड़ के अगर आते हैं तो ये आपकी घटा होगी, ये आपको लाभ नहीं देगा। अगर जो जानते हैं वही चीज़ लिख के आइएगा तो आपको लाभ देगा, चूँकि आप लिखे रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जाइए, आपको हमारी शुभकामनाएँ हैं, आप अच्छा करके आएँ। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिएगा। चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।